हेलो बच्चों, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। बेटा, हमने लाइव सेशन में रे ऑप्टिक्स कवर किया था वन शॉट में, लेकिन उसमें प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच गया था। तो ये जो वीडियो है मैं उसी का कंटिन्यू पार्ट 2 करके बना रहा हूं, जिसमें हम प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। और प्रिज्म को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझते हैं। देखो बेटा, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है। मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में से एटलीस्ट 2 सरफेस प्लेन सरफेस होनी चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म बोलते हैं, और उन प्लेन सरफेस से ही रिफ्रैक्शन हम प्रिज्म में कंसीडर करते हैं। अब होने में तो प्रिज्म कई शेप के हो सकते हैं, लेकिन हम जो सिलेबस में हमारे जो सिलेबस में हम जो पढ़ते हैं वो प्रिज्म हम ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ये है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा कोई प्रिज्म है ये। ठीक है, इसको हम ये लो, ये प्रिज्म हो गया। इसमें 2 सरफेसेस जिनसे रिफ्रैक्शन हम कंसीडर करते हैं, हम ये 2 सरफेसेस से रिफ्रैक्शन ले रहे हैं। तो जिन 2 प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा उसके बीच में, उन सरफेसेस के बीच में जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान से सुन लेना, यदि रिफ्रैक्शन इन 2 सरफेस से हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला होगा। यदि इन 2 सरफेस से हो रहा है तो ये वाला होगा। यदि इन 2 सरफेस से हो रहा है तो ये वाला होगा। तो उन 2 प्लेन सरफेस के बीच में एंगल लेना है जिनसे रिफ्रैक्शन होगा। जैसे लेट्स सपोज लाइट कोई इधर से आती है ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई है, आई। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये लाइट इधर जाती है ऐसे, यहां का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर है। ठीक है, दूसरी सरफेस पे नॉर्मल ये है, इसको मैं R1 बोल देता हूं, तो यहां का जो एंगल आएगा दैट विल बी R2। और यहां से लाइट रे फाइनली फिर बाहर निकलेगी, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस E। एंगल ऑफ इमर्जेंस E बोला जाता है। यह हमारा प्रिज्म का केस हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रिज्म तुम्हें ऐसा दिखा दिया जाए, इस तरीके से, इस तरीके से। मान लो ऊपर वाला हिस्सा काट दिया गया ऐसा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो इन 2 सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन 2 सरफेस से ऐसे, तो भी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इसको एक्सटेंड करो ऐसे। ये जो एंगल है दिस विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि इन 2 सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा होता तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाता। तो कुल मिला के सबसे पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? उन 2 प्लेन सरफेस के बीच का एंगल जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ये रे जो है पहले आई थी जब ये इधर की तरफ थी ऐसे, और जब अब निकल के गई है तो इधर गई है, तो ये जो एंगल जो घूमा है दिस इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन प्रिज्म का इस्तेमाल नॉर्मली लाइट को डेविएट करने के लिए लिया जाता है, कि लाइट को अपने पाथ से डेविएट करना है किसी एंगल से, तो प्रिज्म को यूज किया जाता है। अब देखो यहां पे वैसे देखा जाए तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो रिफ्रैक्शन वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। स्नेल्स लॉ लगाना होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना होगा। तो स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई दे रखा है, तो हम कहेंगे 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ये यहां का रिफ्रैक्शन का हो गया। ऐसे दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए लगा दूंगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 sin E। जरूरत के हिसाब से मान लो आई दे रखा है तो हम यहां E तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें R1 और R2 का रिलेशन पता होना चाहिए। बेटा देखो, ये टोटल एंगल जो है इस नॉर्मल का, यहां का इस सरफेस के साथ, इस सरफेस का नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो ये ऊपर वाला जो एंगल बन जाएगा वो 90 - R1, और ये वाला एंगल बन जाएगा 90 - R2।
और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो तीनों को जोड़ोगे तो यहां से निकल के आएगा R1 प्लस R2 जो है वो A के बराबर होगा। ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, ये रिजल्ट याद रखना चाहिए भाई। R1 प्लस R2 एक प्रिज्म के लिए किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है, A के इक्वल। तो देखो बेसिकली हमें करना क्या पड़ सकता है, मान लो I दे रखा है, तो क्या I से स्नेल्स लॉ लगा के R1 नहीं निकाल सकते? सिंपल एक स्नेल्स लॉ तो लगाना है, ये पता है म्यू पता है, R1 आ जाएगा। R1 पता चल गया, R2 यहां से निकाल लो कि दोनों का सम A के बराबर है, तो R2 आ जाएगा। और R2 पता चल गया तो दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाओ, E आ जाएगा। तो हम यहां से यहां तक सिंपल स्नेल्स लॉ से पहुंच सकते हैं, कुछ भी ज्यादा कुछ अलग से फॉर्मूला वगैरह बना के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो मेन काम है यहां पे डेविएशन, उसकी बात करते हैं। तो डेविएशन जो होगा बेटा, डेविएशन होता है बेटा एक प्रिज्म से डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। दो बार डेविएशन हुआ है, एक बार यहां से थोड़ा घूमिए और फिर दोबारा घूमिए। इन दोनों डेविएशन को ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन हमारे पास आ जाएगा I प्लस ई माइनस ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअली क्या होता है, I को बढ़ाओगे E बढ़ता जाएगा, तो I प्लस ई माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा, यहां से देखो कुल मिला के ग्राफ देखो अब कैसा होगा। एक बार देखते हैं I को बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। I को बढ़ाया, R1 बढ़ेगा, लेकिन R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, क्योंकि दोनों का सम तो कांस्टेंट है। और R2 घटेगा तो E घटेगा, तो सॉरी E घटेगा, I बढ़ेगा तो E घटेगा। तो डेविएशन में एक चीज बढ़ रही है, घट रही है, एक कांस्टेंट है। तो डेविएशन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो बेटा एक ग्राफ हमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि डेविएशन का ग्राफ किस तरीके का होता है। बेटा जो प्रिज्म से डेविएशन हुआ है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये पैराबोला नहीं है, इसको पैराबोला मत समझ लेना, ये कुछ वैसा दिखने का अलग ग्राफ है। पहले घटा डेविएशन, एक जगह मिनिमम हुआ और फिर बढ़ता गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर। जहां मिनिमम डेविएशन होता है, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। मिनिमम डेविएशन पे I और E बराबर हो जाते हैं, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, अभी लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन पे I और E क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इससे पहले मान लो यहां पर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर I यहां पे था θ1 और E यहां पे था θ2। I यहां पे θ1 है, θ1 पे इंसिडेंट हुई, θ2 पे निकल रही है। तो सेम डेविएशन दोबारा देखने को मिलेगा एक बार और उस मोमेंट पे I जो है उल्टा, I और E एक्सचेंज हो जाएंगे, ये θ2 हो जाएगा तो ये θ1 हो जाएगा, ताकि दोनों का सम θ1 प्लस θ2 होगा। तो डेविएशन देखो सेम आ जाएगा। भाई इन दोनों का सम एक उल्टा ही तो हुआ है, बाकी है तो दोनों का सम सेम ही ना, माइनस ए, तो डेविएशन सेम आ जाएगा। तो एक प्रिज्म में दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होंगे जहां सेम डेविएशन देखने को मिलेगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस आपस में स्विच हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 20 पे आई और 40 पे गई है, रे 20 पे आई है और 40 पे गई है, तो ये भी पक्का है कि 40 पे आएगी तो 20 पे जाएगी। ये स्नेल्स लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो 20 पे आई तो 40 पे गई, तो 40 पे आएगी तो 20 पे जाएगी। दोनों ही केस में डेविएशन हमें सेम देखने को मिलेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे मान लो 30 पे आई और 30 पे ही गई, I और E 30 है, तो एक्सचेंज करोगे तो वो तो सेम ही हो गया ना, तो एक्सचेंज होगा नहीं, तो एक्चुअल में एक ही वैल्यू ऐसी आएगी, 30-30 बराबर हो जाएगी। तो मिनिमम डेविएशन उस पॉइंट पे मिलेगा, वहां सिर्फ इकलौता एक ही डेविएशन होगा। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, ये कंडीशन ध्यान रखना, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या होता है मिनिमम डेविएशन के केस में, I और E बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि I और E बराबर हैं तो स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई यहां से R1 और यहां से R2 भी सेम आएंगे। भाई 1 sin I म्यू sin R1
1 sin E म्यू sin R2, मतलब R1 और R2 भी सेम आएंगे स्नेल्स लॉ से। यदि I और E सेम होंगे तो R1 R2 भी सेम होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि I E के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा, दोनों का सम A होता है तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, A/2 ये कंडीशन रट के रखनी है कि एक प्रिज्म से जब मिनिमम डेविएशन होता है तो I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं और A/2 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा I प्लस E माइनस A होता है, I और E बराबर हो गए तो यह आ गया 2I माइनस A। तो यदि मुझे बात करनी हो कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन होगा तो यहां से सोल्व कर लो, 2I आ जाएगा डेल प्लस A, ये डेल मिनिमम है, ठीक है, डेविएशन मिनिमम प्लस A, और यहां से I हमारे पास आ जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस A/2। बोलो आ जाएगा या नहीं, ये मिनिमम डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 1 sin I म्यू sin R1 के बराबर है। जब हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, R1 कितना हो जाएगा A/2। क्या स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, ये प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कुछ I है जो मैं निकाल चुका हूं, और यहां जो R1 आ रहा है, R1 जो है वो मिनिमम डेविएशन में A/2 है। तो बताओ क्या आ जाएगा, यहां पर 1 sin I को रख देते हैं अभी, म्यू sin A/2, ठीक है, I को उठा के यहां रख दो, साइन I को रख दोगे डेल मिनिमम के टर्म्स में, डेल मिनिमम प्लस A/2 इज इक्वल टू म्यू sin A/2। तो यहां से म्यू का एक फॉर्मूला आ जाता है कि साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। कुछ लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है, याद करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि याद ही करना पड़ेगा। इसको बोल देते हैं प्रिज्म मेकर फॉर्मूला, कि यदि मान लो बोल दिया जाए कि एक प्रिज्म है जिसमें मिनिमम हमें 30 डिग्री का डेविएशन करना है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, तो बताओ किस मीडियम का बनना चाहिए। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये काम हम कर भी सकते हैं, स्नेल्स लॉ तो लगाया है, मैंने कुछ अलग थोड़ा किया है। क्या हमें पता नहीं है कि R1 की वैल्यू A/2 होती है? जब R1 पता है तो सीधा I निकाल लो, I पता है तो अपने आप ही I प्लस E माइनस A, I और E बराबर थे, डेविएशन आ जाएगा। तो आराम से बिना इस फॉर्मूले को रटे भी सोल्व किया जा सकता है यदि बेसिक स्नेल्स लॉ लगाना आता है तो। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन। एक रिजल्ट याद कर लेना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल रे बिकम पैरेलल टू बेस in case of minimum deviation। ये क्या कह रहा हूं, जैसे बेटा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मिनिमम डेविएशन के केस में ये जो रे है ऐसे आइए मान लो, तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इसके पैरेलल हो जाएगी और इधर आ रही है। मिनिमम डेविएशन के केस में एक्चुअल में ये A/2 है और ये भी A/2 है, दोनों एंगल सेम है, A/2। तो ये एंगल सेम है तो ऊपर वाले एंगल भी सेम होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये पैरेलल लाइन को कोई ऐसे रे काटे। देखो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, सेम होंगे। तो तुम ध्यान रखो कि यदि ये दोनों साइड बराबर हैं और मिनिमम डेविएशन है तो उस केस में रे बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन एक्चुअल में स्टेटमेंट टाइप में करके ऑप्शन में देकर के जेईई एडवांस में पूछी हुई है
कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे है वो प्रिज्म में बेस के पैरेलल हो जाती है। ये सही बात है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो हो जाएगा, आइसोसेलेस भी है तो भी हो जाएगी। ये रिजल्ट याद रख लेना है, और ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन केस, ठीक है। ये रिजल्ट याद रख लेना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे दे रखी है, तो ये 90 डिग्री है। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो यहां रे सीधी की सीधी चली जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। तो एक्चुअल में I = 90 नहीं होगा, 0 होगा। तो यहां से R1 0 आएगा, सीधी की सीधी चली जाएगी, नॉर्मल के अलोंग चली जाएगी, मतलब R 0 हो जाएगा। R1 0 है तो R1 प्लस R2 तो हमेशा A के बराबर बोला है। A कितना आएगा, ये 90 है 60, तो A कितना आएगा 30 डिग्री। तो तुम खुद बताओ यहां से R2 जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा R2 30। मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी 30 डिग्री। तुम सिंपल भी निकाल सकते हो, कैसे? ये 90 है 30 आ गया, ये 90 है 30 तो ये 60 आ गया, ये 60 तो इधर वाला एंगल 30 आ जाएगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, हमें बोला एंगल ऑफ इमरजेंस, स्नेल्स लॉ लगा दो। √3 sin 30 और बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा E, इमरजेंस बोल देंगे इसको। तो √3 sin 30 = 1 sin E, स्नेल्स लॉ। यहां का मीडियम, यहां का I, यहां का मीडियम, यहां का I, ये आ गया। तो √3 और sin 30 हो गया /2 sin E, तो E अपने आप ही कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंसी। तो बेसिकली प्रिज्म एक सिंपल रिफ्रैक्शन का केस है प्लेन सरफेस से, कोई बड़ी बात नहीं है, स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। और कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा अलग। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म है √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 30, मतलब μ इज √2 and A is 30. One of the two refracting surface of prism is made a mirror inward, मतलब सिल्वर पॉलिश कर दिया और उसको मिरर बना दिया। A beam of monochromatic light, अब प्रिज्म कैसा था कुछ बताया नहीं अभी, है ना? हाँ, monochromatic light enter the prism from the other face will retrace its path after reflection from silver surface। अच्छा, ऐसा समझो ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है। ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये इसको सिल्वर कोटिंग कर दिया, मिरर बना दिया। तो बोल रहा है ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस, इस फेस से, विल रिट्रेस इट्स पाथ। यहां से कोई रे पाथ रिट्रेस कब करेगी? बताओ बताओ बताओ। रिट्रेस मतलब जैसे आई उसी पाथ पे लौट जाए। तो ऐसा तो तब करेगी जब यहां से परपेंडिकुलर आएगी, ऐसे ऐसे, तो इधर ही लौट जाएगी। और इधर ऐसे आने के लिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं कुछ I होगा, I। अब देखो यहां का परपेंडिकुलर आने का मतलब है R2 का 0 होना। फिर से वही सिचुएशन, R1 प्लस R2 तो A के बराबर होगा। R2 0 हो गया तो R1 A के बराबर होगा, जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहां का जो एंगल है ये 30 डिग्री मिल गया है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। देखो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ। भाई छोटी छोटी चीजें समझो कि रिट्रेस करने का मतलब यहां R2 0, परपेंडिकुलर आना। बेटा परपेंडिकुलर आना मतलब R90 नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 1 sin I = √2 sin R 30। तो sin I = √2 into 1/2, दिस इज 1/√2, तो I will be 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करो
ट्राई करो और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45। इंसिडेंस दे रहा है 45, ठीक है, I 45 है, लिखते जाओ सारे डाटा को। और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60, ए 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ए रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, मिनिमम डेविएशन आई ई के बराबर हो जाता है, I इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन तो सीधा ही आ गया, I प्लस ई माइनस ए, 45 प्लस 45 माइनस 60, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन तो 30 आ गया, या तो ये आंसर या ये आंसर, ये हो नहीं सकता। अरे यार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो नहीं सकता। ये क्यों सर, ये क्यों? अबे म्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता मेरे भाई, म्यू तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा ना। तो आंसर तो आ गया 30 और √2। फिर भी यदि निकालना है तो निकाल सकते हो। कैसे? I पता है, A पता है, R1 देखो यहां से निकालना हो तो R1 इज इक्वल टू R2, ये A/2 आएगा 30 30। तो लगा दो 1 sin 45 इज इक्वल टू म्यू sin 30, आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन से देख करके हम कैंसिल कर सकते हैं। और देखो नीट में पूछा हुआ है, बेसिक सिंपल एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा दिमाग है तो कोई भी म्यू को तो सोल्व ही नहीं करेगा। क्या बोलते हो? मजा आया? है भाई, चलिए करके दिखा। मजा आया तो ये करके दिखा जल्दी। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। हाँ, ये भी सीखने की बातें हैं। देखो छोटी छोटी चीजें पकड़ के सीखने की बातें होती हैं। हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म दे जरूरी नहीं है। यदि किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल देने का मतलब है उस एंगल का एंगल ऑफ प्रिज्म, उस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, याद रखना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दे रखा है ये, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें ए दे रखा है और ये प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन दे रखा है ना, रिफ्रैक्टिव, अच्छा म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू कोट A/2, और ए तो ए है ही, ये हमारा प्रिज्म है। देखो अब क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये तो पक्का है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा वो बाद में निकालेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये ऐसे गया, ठीक है। ये एंगल जो आएगा R1, ये A/2 आएगा, A/2। तो यहां स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए, क्या बोलते हो? यहां स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए। स्नेल्स लॉ कहता है कि 1 sin I इज इक्वल टू होगा म्यू sin A/2, R A/2 हो गया। A/2 क्यों? मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। तो यहां से sin I विल बी इक्वल टू म्यू को रख दो कोट A/2, कोट A/2 इंटू साइन A/2। कोट क्या होता है? कोस बाई साइन। तो साइन I इज इक्वल टू कोस A/2 अपॉन साइन A/2 इंटू साइन A/2। ये चला गया। साइन I कोस A/2 के बराबर है, साइन I कोस A/2 के बराबर है। बेटा साइन I होता है कोस 90 माइनस I, कोस 90 माइनस थीटा। क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोस 90 माइनस थीटा, 90 है तो कोस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आते हैं सारे के सारे, तो ये साइन I बन जाएगा और इज इक्वल टू कोस A/2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 90 माइनस I इज इक्वल टू A/2, तो I इज इक्वल टू 90 माइनस A/2, ये I आ गया। मिनिमम डेविएशन, डेल मिनिमम, ये होता है I और E बराबर हो जाते हैं, I और E क्या हो जाते हैं? बराबर। तो 2I माइनस A, 2I 90 माइनस A/2 माइनस A, ठीक है। तो 2I 180 माइनस A माइनस A माइनस 2A, 180 माइनस 2A, 180 माइनस 2A,
180 - 2a आंसर आ गया। ये मिनिमम डेविएशन आ गया। तो सोल्व किया है, कुछ नहीं है, इसने वैल्यू दिया था, स्नेल्स लॉ लगाया, वहां से आई निकाल लिया, आई आ गया तो आंसर आ गया। ठीक है, तुम चाहो तो यदि तुमने फॉर्मूला याद किया हो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 वो वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सोल्व कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, यदि किसी को याद है तो, अदरवाइज स्नेल्स लॉ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रिज्म का मतलब हो गया सिंपल रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लगाने, और कुछ नई चीज नहीं है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री है। अब बात करते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। एक्चुअली बेटा जो बड़ा प्रिज्म है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कई बार रे TIR कर जाता है प्रिज्म के अंदर। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे कि कौन सा कलर TIR कर जाएगा, वो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखे थे ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखो स्मॉल एंगल प्रिज्म का क्या फायदा है, यदि एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होता है तो ये श्योरिटी होती है कि लाइट TIR तो नहीं करेगी, बाहर आएगी ही आएगी। एक्चुअली में कंडीशन होती है कि यदि एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो पक्की बात है लाइट बाहर आएगी ही आएगी। यह होता है कंडीशन। पता ऐसे समझो कि छोटे एंगल के प्रिज्म लेने का एक फायदा तो यह है कि लाइट हमेशा बाहर आती है। दूसरा एक बेनिफिट और है कि इसका जो डेविएशन होता है वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला आता है। प्रिज्म का जो डेविएशन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो भाई एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो A है, यहां से लाइट आई, इधर गई और इधर निकली। ठीक है, तो यहां पे जो नेट डेविएशन आता है, डेविएशन डेल्टा, इसका फॉर्मूला आता है म्यू -1 × A। याद कर लो, म्यू -1 × A ये आता है, म्यू -1 × A। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है। स्मॉल एंगल बोलेंगे जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसा एंगल ऑफ प्रिज्म हो, मतलब छोटा हो, बड़े एंगल ना हो। जितना छोटा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये। और ये जो डेविएशन होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म फर्क ही नहीं पड़ता कि किस एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे प्रिज्म पे तो डिपेंड करता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ऐसा दिखा देते हैं कि लाइट आई और इतना डेविएट हो गई, डेविएशन दिखा देते हैं, तो सीधा आएगा म्यू -1 × A। अब बात आती है किधर होगा, डेविएशन will be towards the base। इसका जो डेविएशन है बेस की तरफ होगा, मतलब लाइट ऐसे आएगी तो बेस ये है, बेस की तरफ झुका देगी लाइट को, बेस की तरफ। ठीक है, बट इफ सराउंडिंग मीडियम is more denser then deviation will be opposite to the base। मतलब यदि सराउंडिंग ज्यादा है, जैसे हम स्लैब की बात करें, लेंस की बात करें, सब उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं। नॉर्मली बेस की तरफ करता है, लेकिन यदि सराउंडिंग ज्यादा डेंसर है तो बेस से दूर हो जाएगा, तो ऐसे आने वाली ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज ऐसे आने वाली नीचे आ जाएगी बेस की तरफ। ठीक है, कितना म्यू -1 × A, फॉर्मूला याद रखना है। तो बस इसमें तो डेविएशन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे देखो ये 2020 में पूछा है, क्या पूछा है देखो, करो ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। A range incident at an angle of incidence I on one surface, ठीक है, of a small angle prism, ठीक है, with angle of prism A दे रखा है, ठीक है, and emerge normally from the opposite surface। इस सिचुएशन को ड्रॉ करो पहले।
जो सिचुएशन दी है इसे पहले ड्रॉ करो। नॉर्मली निकलनी चाहिए दूसरे फेस से, मान लो यहां से नॉर्मली निकल रही है, ऐसे ऐसा आना चाहिए, तभी तो नॉर्मली निकली है। लो मतलब R2 तो 0 हो गया नॉर्मली। ये वाली सिचुएशन देख लो, कई बार पूछी हुई है, नॉर्मली निकलना, रिट्रेस करना, समझ लो। तो R2 0 हो गया इस केस में। या फिर कभी पूछेगा नॉर्मली इंसिडेंस हुई, उसमें भी R1 0 हो जाता है। तो ये R2 0 हो गया, लेकिन R1 प्लस R2 तो A के बराबर होता है, और R2 हो गया 0, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी A के बराबर। ठीक है, तो बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, जब स्मॉल एंगल प्रिज्म है, R1 प्लस R2 का सम A के बराबर है और A स्मॉल एंगल है, तो सोचो यदि ये स्मॉल है तो R1 भी स्मॉल हो गया, सेम ही तो है, और R1 स्मॉल है तो इंसिडेंस भी स्मॉल ही होगा, सारे वैल्यू स्मॉल ही तो होंगे। और स्मॉल वैल्यू के लिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, जो स्मॉल एंगल जो होते हैं उसके लिए स्नेल्स लॉ क्या लगाया जाता है, स्नेल्स लॉ लिखा जाता है म्यू1 साइन आई यहां आई हो जाता है, म्यू2 साइन आर यहां आर हो जाता है। सिंपल, साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख देते हैं। तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर का मीडियम हो गया 1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, दूसरा मीडियम हो गया म्यू एंगल ऑफ आर, आर इज इक्वल टू ए आ गया, तो आई इज इक्वल टू आ गया म्यू ए। ये क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें देखो छोटी छोटी चीजें तो बताई गई है ना, बताया है मैंने स्मॉल एंगल के केस में स्नेल्स लॉ कैसे हो जाता है, छोटे एंगल को साइन आई को आई लिख देते हैं और सिंपल आंसर आ गया। तो कंसेप्ट फिक्स है, कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, एक तो बड़े प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला, एक छोटे एंगल प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 A के बराबर होता है और स्नेल्स लॉ लगाना होता है, बस हो गया। यही है प्रिज्म, कुछ नई चीज है ही नहीं। प्रिज्म का जो यूज है बेटा वो किया जाता है डिस्पर्जन के लिए, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं डिस्पर्जन का देता हूं यहां पे। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन एक फिनोमिना है कि लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाए, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। जब लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो अपने कलर में मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट कलर जो VIB GOIR है, GOIR उसमें बट जाती है। मतलब हर कलर का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हर कलर अपना अलग डेविएशन प्रोड्यूस करता है। तो जब एक लाइट आई है, सब अपना अपना अलग डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे तो लाइट कलरफुल हो जाएगी, बट जाएगी डिफरेंट कलर में। इस फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे व्हाइट लाइट आई प्रिज्म पे, ये अपने 7 कलर में बट गई, तो डेविएशन के बाद जब यहां आया तो देखो विबग्योर हो गया। अब रेड ऊपर हो गया, वोलेट ऊपर होगा, ये कैसे पता करें बेटा, ध्यान रखना VIB GYOR कई बार बता चुका हूं, इधर जाते हैं लैम्डा बढ़ता है, म्यू घटता है, सबसे ज्यादा म्यू वोलेट का होता है, सबसे कम म्यू रेड का होता है। डेविएशन जो होता है वो हम स्मॉल एंगल की बात लेके चले तो म्यू -1 इंटू ए होता है। अब ए तो प्रिज्म का सबके लिए सेम है, तो जिसका म्यू कम है उसका डेविएशन भी कम है, तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होती है अपने पाथ से, और वोलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो यहां से सबसे कम डेविएशन रेड का है, सबसे ज्यादा डेविएशन वोलेट कलर का है। तो ये डायग्राम भी, इसमें भी कलर का अरेंजमेंट पूछ सकता है। उसके बाद यदि मैं डिफरेंट डेविएशन की बात करूं तो डेल V वोलेट कलर की बात करूं तो म्यू वोलेट कलर का ले लेंगे -1 इंटू ए। मैं डेल R की बात करूं रेड कलर का डेविएशन तो यह आएगा म्यू R -1 इंटू ए। मैं येलो कलर की बात करूं तो डेल Y येलो, यह आ जाएगा म्यू Y -1 इंटू ए। इस तरीके से जिस भी कलर का डेविएशन निकालना है उस कलर का म्यू -1 इंटू ए। स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉल एंगल के लिए ही पूछेगा, इसे पूछेगा तो ठीक है। तो लगे हाथ एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये क्या होता है, देखो बेटा ये जो एंगल थीटा दिख रहा है ना तुम्हें, थीटा ये एंगल,
दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, कि रेड और वोलेट कितने एंगल से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब कितने एंगल से बट गई है। पहले तो एक साथ ही थी सारी, अब जो आउटर मोस्ट है रेड और वोलेट है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। तो थीटा कितना आ गया, डेल वोलेट माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर, दिस विल बी एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन। इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, डेल वी हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो देखो ये म्यू इंटू ए इन माइनस ए, और ये म्यू इंटू ए और माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो थीटा इसको सोल्व करने पे आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये थीटा आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये हमारा एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हमें एंगुलर डिस्पर्जन का होना चाहिए। एक चीज डिफाइन की जाती है, ये देखो एंगुलर डिस्पर्जन होता है, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि म्यू है, म्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ए पे भी डिपेंड करता है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री और इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन नेक्स्ट टर्म जो है डिस्पर्जिव पावर, डिस्पर्जिव पावर, डिस्पर्जिव पावर कैसे डिफाइन किया गया, देखो इसको ओमेगा से लिखा जाता है, ओमेगा से। डिस्पर्जिव पावर होती है एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, इस रेशियो को बोला जाता है डिस्पर्जिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, इसको बोला जाता है डिस्पर्जिव पावर। ठीक है, मीन डेविएशन किसका लेते हैं, देखो दो तरीके होते हैं मीन डेविएशन निकालने की, या तो हमें वोलेट और रेड का दे रखा होता है, तो रेड और वोलेट का मीन वैल्यू निकाल दो, रेड का डेविएशन प्लस वोलेट का डेविएशन बाई 2, मीन आ गया, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर जो येलो कलर है इसका डेविएशन लगभग इनके मीन के बराबर आता है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, रेड और वोलेट के मीन से भी निकाल सकते हैं या फिर येलो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मीन डेविएशन येलो का ले लेता हूं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए चला गया, देखो ओमेगा आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, दिस इज एंगुलर सॉरी डिस्पर्जिव पावर। और ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, मटेरियल ओनली, सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि वो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ज्योमेट्री क्या है उसकी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक डिफरेंट मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि कितना डिस्पर्जिव पावर वो रखती है। ठीक है, ये हो गया डिस्पर्जिव पावर। तो एक बेसिक आइडिया एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जिव पावर, डिस्पर्जन, ये इन सबका होना चाहिए। चलिए क्लियर, नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं बच्चा क्यों डरता है, बेटा मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें अब नहीं बताने वाला हूं, गिनी चुनी चीजें बताने वाला हूं, उन्हीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तुम्हें ज्यादा फालतू की चीजों में नहीं फंसना है। ठीक है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ लिमिटेड चीजें याद करनी है, बाकी लेंस है, लेंस हमें आता ही है। ठीक है, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी तक जो हम लेंस में, मिरर में जो मैग्निफिकेशन यूज करते थे वो होता था बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन होता था, एक प्रकार से लेंथ का होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होते थे, लेंथ पे डिपेंड करते थे या हाइट पे डिपेंड करते थे। यहां है एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहां हम एंगल से कंपेयर करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो एम होगा ये होता है थीटा आई अपॉन थीटा ओ, थीटा आई बाई थीटा ओ। ये क्या है, थीटा आई है एंगल मेड बाई, एंगल
मेड बाय फाइनल इमेज ऑन लेंस। जो फाइनल इमेज बनेगी वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड थीटा आई, एंगल मेड बाय द इमेज। ठीक है, थीटा ओ का कहानी देखो क्या है। थीटा ओ एक प्रकार से ऐसे समझो कि यदि हम वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट को हमारी खुली आंखों से देखते हैं, सिंपल आंखों से, बिना कोई लेंस यूज किए, तो वो ऑब्जेक्ट आईज पर मैक्सिमम कितना एंगल बनाता है। अब मैक्सिमम तो क्या है बेटा, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको पास लाते जाओ एंगल तो बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन क्या उस एक लिमिट के बाद हम उसको देख पाएंगे? क्या हम क्लियरली उसको देख पाएंगे? जवाब आएगा नो। यदि हम खुली आंखों से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को कम से कम हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मानते हैं कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब सबसे पास ला करके हम कोई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली अलग अलग देख सकते हैं, वो डिस्टेंस कहलाती है 25 सेंटीमीटर, कैपिटल डी से लिखी जाती है। तो एक प्रकार से ये जो थीटा ओ है, इसको मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ऐसा मैं देखो क्यों यूज कर रहा हूं, मैं ऐसे बोलने में तो हमेशा भी ये भी यूज कर सकता था कि मैक्सिमम एंगल, या फिर मैं बोलूं कि एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बट उसमें पता है दिक्कत क्या आती है, हम टेलीस्कोप भी पढ़ते हैं यहां पे, उसके लिए भी ये यूज करते हैं। और टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, अब मून को तो पकड़ के लाएंगे नहीं कि 25 सेंटीमीटर पे चल मैं तेरे को देखूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मून जहां है वहीं से देखा जाएगा, उसको हम नजदीक नहीं ला सकते। लेकिन जो माइक्रोस्कोप में जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम नजदीक ला सकते हैं, तो उनको हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं। और जो दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम वहीं पे रखते हैं, वहीं से जो एंगल हमें बन रहा है उसको हम थीटा ओ बोलते हैं। वैसे ये काम ज्यादा नहीं आता है, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि थीटा आई और थीटा ओ क्या होते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया जाता है या पूछा जाता है, फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सच में बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, स्मॉल फोकल लेंथ का। याद रखना, ऑब्जेक्ट, चलो इसको मैं अलग से यहां पे डिफरेंट केस में लिखवाऊंगा। क्या होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो नहीं आता बच्चों के खिलौने में आता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है जिसे पेपर ऊपर जलाया होगा तुमने ऐसे करके, दैट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसके दो केस लेते हैं, इसी के नहीं, आगे हर केस में दो केस हम कंसीडर करेंगे। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। ये क्या होते हैं? देखो, उस लेंस का यूज करके जो हम फाइनल इमेज देख रहे हैं, वो इमेज कहां पे होनी चाहिए, वो इमेज कहां बननी चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं हम कौन सा एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। ठीक है, रिलैक्स्ड आई बोल दो या नॉर्मल बोल दो, एक ही बात है। मतलब इमेज को ऐसी पोजीशन पे रखो जहां आंखें रिलैक्स महसूस करे, दैट इज इंफिनिटी। जब दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो आईज पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, ज्यादा जोर नहीं आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक लाके देखते हैं तो हमारी आंखों में से खिंचाव आता है। तो रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है कि फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज विल बी एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे देखेंगे। कहां पे देखेंगे? इंफिनिटी पे। क्लियर? तो अब हो गया काम। एक कॉन्वेक्स लेंस है, तुम ही बताओ ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने। तो कोई भी कहेगा ऑब्जेक्ट को रखो फोकस पर।
कहां पे रखो, फोकस पर, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रखो। इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे, जो रे ऐसे आएगी वो यहां से ऐसे पैरेलल हो जाएगी, फोकस से निकल जाएगी सॉरी, और जो रे ऐसे आएगी वो सीधी की सीधी आएगी ये ऐसे, और ये फाइनली इनफाइनाइट पे जाएंगी। ये इसका रे डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फिक्स है, फोकस पे रखा जाएगा। इस केस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, फालतू के ज्यादा उसमें नहीं फंसना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है डी बाई एफ, डी बाई एफ। ये डी क्या है, डी इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। किसी कोई मान लो किसी की आंख में प्रॉब्लम है, उस बंदे के लिए कुछ और भी दे सकता है, लेकिन हम नॉर्मल आदमी के लिए माने तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ नहीं है, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्निफिकेशन डी बाई एफ है 25, और फोकल लेंथ मान लो 5 है तो 5 आ गया, मान लो 4 है तो 25/4, 3 है तो 25/3, 10 है तो 25/10। इस तरीके से मैग्निफिकेशन हमें मिल जाएगा। ये हो गया नॉर्मल। दूसरा होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप में दूसरा होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट का मतलब है ये होता है फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी। लेकिन यहां ये याद होता है बच्चे को, फिर भी पता है क्या गलती करके आएगा, देख ये एक लेंस है बेटा, 25 सेंटीमीटर, मान लो ऑब्जेक्ट इधर रखा है कहीं पे, वो 25 सेंटीमीटर इमेज इधर बना देता है, नहीं, इधर से तो हम देख रहे हैं, हम एक वर्चुअल और सीधी इमेज देखेंगे। तो यदि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं, यहां कहीं रखते हैं, तो फाइनल इमेज बिहाइंड द लेंस, मतलब उधर बनती है इधर की तरफ, और मैग्निफाइड इमेज बनती है, मतलब ये वाली लाइट तो सीधी सीधी चली जाएगी, और ये जो लाइट आएगी ये फोकस से जाएगी, और फाइनल इमेज यहां कहीं 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी, और ये डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना इधर की तरफ 25, तो v जो होगा v दैट विल बी -25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना -25 फाइनल इमेज उधर। ऑब्जेक्ट भी माइनस में कहीं रखा जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं उसको बोल देता हूं यूओ डिस्टेंस पे रखा जाएगा, यूओ। और कभी भी यूओ निकालना हो ना तो याद मत करना कोई फॉर्मूला, मैं बता रहा हूं लेंस का फॉर्मूला लगा देना, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को रख देना -25, f फोकल लेंथ रख देना, u निकाल लेना, निगेटिव आएगा इसका मतलब इधर रखा हुआ रहेगा, दैट्स ऑल। कोई फॉर्मूला अलग से याद मत करना। यदि कभी भी पूछे कि ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा इस मैग्निफिकेशन के लिए, सीधा फॉर्मूला लगाओ लेंस का, लेंस के अलावा कुछ कंसेप्ट यहां नहीं है। यहां जो फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ मैग्निफिकेशन का याद रखना है, ये होता है 1 + d/f, 1 + d/f, मतलब पहले जो मैग्निफिकेशन था उससे एक ज्यादा। और ध्यान रखना ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। कई बार मैक्सिमम वर्ड यूज कर देता है तो भी यही लगाना है, ठीक है। कई बार मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछ लेता है तो भी यही लगाना होता है। क्या इस बात में क्लैरिटी आई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पे सिंपल है, जरूरत पड़े यू नोट निकालने की फॉर्मूला लगाओ लेंस का, अदरवाइज मैग्निफिकेशन 1 + d/f, d इज 25, f फोकल लेंथ वो इसका देगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? बिटवीन, ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज बनती है कैसी? वर्चुअल एनलार्ज्ड, पीछे बननी चाहिए, तब हम उसको देख पाएंगे। इधर 25 पे मत बना देना, ठीक है। ओके, सिंपल हो गया।
अब देखो इसी का यूज करके हम पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और ज्यादा होता है, मतलब और ज्यादा मैग्नीफाई करने के लिए, मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो छोटी छोटी चीजें हैं उनको देखना है, जैसे कोई वायरस वगैरह ऐसी चीजों को देखना है, तो माइक्रोस्कोप का यूज लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही दो एडजस्टमेंट होंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस लिए जाते हैं। इसकी शेप माइक्रोस्कोप देखा है कभी? इसकी शेप कैसी होती है माइक्रोस्कोप में? जो ये ऑब्जेक्ट की तरफ देखो, एक दो लेंस होंगे, तो एक होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, एक होगा आंख की तरफ। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और जो आंख की तरफ होता है उसको बोला जाता है आईपीस। आईपीस, क्लियर? कभी भी देखा हो, कभी मूवी वगैरह में देखा हो माइक्रोस्कोप को, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिर्फ टेबल वगैरह पे लगा हुआ देखा होगा, सामने वाला जो एंड है, लेंस जो है ऑब्जेक्ट की तरफ वाला, वो छोटा सा होता है, और जिधर आईपीस है वो लेंस बड़ा होता है, उसके मुंह ऐसे लगा करके उसको ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल अपर्चर का होता है, स्मॉल अपर्चर। आईपीस लार्ज अपर्चर। इसके पीछे लॉजिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे मन मुंह उठा के नहीं रख दिया गया, इसके पीछे लॉजिक होता है। बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है, रेज को कलेक्ट करना, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं उससे जो रेज आ रही हैं उनको कलेक्ट करना। तो यदि लेंस बड़ा रखोगे ऑब्जेक्टिव, तो वो साइड वाइज चीजों को भी रेज कलेक्ट कर रहा होगा, तो फालतू जिसको हमें देखना ही नहीं है उनकी भी रेज वो कलेक्ट कर रहा होगा। कई बार ऐसे कॉपी को ऐसे गोल करके ऐसे करके नहीं देखते किसी चीज को, तो वो जस्ट उस पॉइंट पे फोकस होता है जहां हम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं रेज को कलेक्ट कर रहा होता है। सेम ये काम करता है, वो छोटा इसलिए रखा जाता है कि छोटे ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो तो जस्ट उसी पे फोकस रखे, फालतू की रेज को अंदर ना इंटर करने दे, इसलिए स्मॉल अपर्चर रखा जाता है। इसका लार्ज क्यों रखा जाता है? बेटा देखो, इसको तो छोटा रख दिया तुमने, लेकिन हमें पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट को देखना है, तो दूसरा जो लेंस है वो बड़े अपर्चर का लिया जाता है कि वहां से जितनी भी रेज आई है वो सारी की सारी आंखों में पूरी तरीके से एंटर कर पाए, इसलिए ये लार्ज, मतलब उसमें अच्छे से हम अच्छे से कवर करके उसको देख सके, पूरी रेज को कलेक्ट कर सके। ठीक है, ये लार्ज अपर्चर का हो गया। अब बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन, क्योंकि इससे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेलीस्कोप से पूछा हुआ है तो माइक्रोस्कोप से भी कभी पूछ सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये स्मॉल अपर्चर क्यों होता है। अब देखो हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की, तो याद करो बताया है कि जब भी लेंस हो या मिरर हो, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन या सक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो रहे, एक के बाद दूसरे से तीसरे से, तो उनसे जो इमेज बनती है, तो फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन इन सब के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। मैग्निफिकेशन ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं सक्सेसिव के केस में। तो इसका कुछ अपना मैग्निफिकेशन होगा, इसका कुछ अपना मैग्निफिकेशन होगा, दोनों के मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, तो नेट मैग्निफिकेशन जो आएगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैग्निफिकेशन। ये बात तो क्लियर है। दो लेंस है, अब देखो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होता है, इसमें ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा दूर रखा जाता है ताकि इमेज इधर बने रियल इन्वर्टेड, तो इसकी जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्निफाइड होगी। ठीक है, तो फोकस से थोड़ा दूर रखा जाता है, फोकस से थोड़ा दूर, तो कुछ मैग्निफिकेशन तो ये करता है, इमेज को उल्टा जरूर कर देता है ये। ठीक है, तो फोकस से थोड़ा दूर रखा जाता है, इमेज इधर बनती है कहीं किसी पोजीशन पे, डिपेंड करता है कितना पोजीशन पे रखा गया है, लेकिन ये जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो एक मैग्निफिकेशन तो इसने दे दिया, दूसरा मैग्निफिकेशन ये देता है। ये वाला जो लेंस है बेटा ध्यान रखना, ये जस्ट लाइक, ये जो लेंस है जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही ऐसे समझो, कुछ और है ही नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। जो काम उसका था, इसमें ऑब्जेक्ट को, यदि मान लो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनाते हैं, इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज बनाएगा कौन, ये। तो ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे रखेंगे,
अब ऑब्जेक्ट तो वहां पे रखा था, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं? इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये वाली जो इमेज है इसके फोकस पे बनाएंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी FE, E फॉर आई पीस, O फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो FE डिस्टेंस पे रखेंगे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। तो ये तो यार सिंपल माइक्रोस्कोप ही हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। इसका मैग्निफिकेशन तो D/F हो गया, F को FE रख देंगे, तो ये तो हो गया D/FE। इसका मैग्निफिकेशन हमें लेंस के फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। तो मैग्निफिकेशन, मान लो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है U0 डिस्टेंस पे, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे UO, डिस्टेंस ले रहा हूं बेटा, डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस है UO, कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब माइनस में होगा तो माइनस साइन लगाएंगे हम डिस्टेंस ले रहे हैं। इमेज बन रही है VO पर, इजीली निकाली जा सकती है UO और VO में रिलेशन 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F से। तो मैग्निफिकेशन बताओ पहले केस में क्या आएगा? मैग्निफिकेशन लेंस का होता है V/U, V तो हो गया V0 और U हो गया -U0, उधर है ना इसलिए निगेटिव, तो -U0। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं -V0 अपॉन U0, ये तो आ गया M1। M2 नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में D/FE। ये लो भाई, क्या कुछ भी ऐसा चीज है जो इसमें तुम्हें अलग से याद करना पड़ रहा है? क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन नहीं आता है? क्या एक लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं आता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हां, इसमें यह जरूर है, फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइनल इमेज दैट विल बी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इसीलिए ये माइनस साइन आएगा। देखो V0 U0 डिस्टेंस है पॉजिटिव, D और FE डिस्टेंस है पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन आ रहा है, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेकिन जिस चीज को हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं पा रहे, उसको जूम करके उल्टा भी देख पा रहे हैं, तो क्या बुराई है भाई? क्या बुराई है? एक होता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, L, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, L। ये जो L होता है बेटा, ये कितना हो जाएगा? VO प्लस FE। इस केस में ये जो VO और ये FE दोनों को मिला देंगे तो ये लेंथ बन जाएगा। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब बोल दो, क्योंकि ये दोनों एक ट्यूब के अंदर फिटेड होते हैं लेंस, ठीक है। और उस ट्यूब की जो लेंथ है वो इन दोनों लेंस के बीच की लेंथ होती है। क्लियर? देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट बहुत आसान सा सिचुएशन है, कुछ नया याद नहीं करना पड़ रहा, सेम सारा काम सिमिलर होगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। बस एक चीज सॉरी, बस एक चीज बदलेगा, वो क्या कि इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे, ताकि जो फाइनल इमेज है वो D पर बन सके, 25 सेंटीमीटर पर, यहां से 25 पर। तो उसका रे डायग्राम देखो, ये है, यहां ऑब्जेक्ट कहीं रखा, पहली इमेज इन्वर्टेड इधर बन गई, कुछ मैग्निफिकेशन हो गया। ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इसका जो फोकल लेंथ है यहां कहीं रखेंगे, ये FE है कहीं, तो फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगी। तो इसकी इमेज ये 25 सेंटीमीटर पे बना देगा D पर, इधर की तरफ। ये रे डायग्राम हो गया। मैं फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, देखो मैग्निफिकेशन वही है जैसा वहां याद किया था, M1 इंटू M2। M1 तो क्या होगा? -VO अपॉन UO, -VO अपॉन UO। ये तो वो हो गया उस वाले लेंस का, उसका तो हिसाब किताब सेम ही है, बस यहां पे चेंज आ गया 1 + D/FE, 1 + D/FE, ये इसका मैग्निफिकेशन आ गया। लो, कुछ अलग है क्या? 1 + D/FE कैसे आया? सिंपल माइक्रोस्कोप के से हमें यदि 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज देखना होता है तो 1 + D/F होता है, तो 1 + D/F, F यहां FE हो गया, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है बेटा, सेम ही है। तो बता, अब कॉन्फिडेंस आया होगा यार, लेंस तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी एक लेंस ही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस है, M1 M2, याद है फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं टेलीस्कोप पे।
टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, मतलब हम दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मून है, स्टार्स हैं, सन है, इनको देखने के लिए काम में लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका फंक्शनिंग कैसा होगा वो समझते हैं। कभी टेलीस्कोप यदि उन्होंने देखा हो तो देखे होंगे कि इधर की तरफ एक छोटा सा लेंस रखा जाता है ऐसे, और दूसरी तरफ एक बड़ा लेंस रखा जाता है। ये तो नॉर्मल टेलीस्कोप में देखते हैं। बाकी देखोगे तो बड़े, जो बहुत बड़ी साइज के भी टेलीस्कोप होते हैं, जो फिक्स फाउंडेशंस पे बनाए जाते हैं, और बहुत बड़ी, मतलब 10-10, 12-12 मीटर डायमीटर के भी होते हैं। बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप भी होते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है, ये लार्ज अपर्चर का लिया जाता है, लार्ज, और आईपीस की तरफ छोटे अपर्चर का लिया जाता है। उसका लॉजिक मैं समझाता हूं। देखो, पहले से ही बहुत दूर से लाइट आ रही है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। यदि हम अच्छे इंटेंसिटी की, अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाना चाहते हैं, अच्छे रिजोल्यूशन के साथ, अच्छे पिक्सेल्स के साथ इमेज बनाना चाहते हैं, ज्यादा क्लैरिटी से चीजों को देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर किया जाए। क्योंकि पहले से इंटेंसिटी कम है और कम लाइट कैप्चर हुई तो अच्छी इंटेंसिटी की इमेज नहीं देख पाएंगे, थोड़ी सी ब्लर धुंधली सी दिखेगी, ज्यादा पिक्सेल्स में नहीं बनेगी। तो यदि तुम चाहते हो कि ज्यादा क्लैरिटी के साथ इमेज बने, तो तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको बड़ा अपर्चर लेना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सके, ठीक है। वो लाइट को कैप्चर करता है। आईपीस को छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि उस लाइट को कैप्चर करके, पूरा बॉडी रीजन की लाइट को कैप्चर करके और इकट्ठा करके आंख में डाल दिया जाए, ताकि हम अच्छे से इमेज देख पाए, ठीक है। तो इनके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए बेटा। चलो अब बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। सबसे पहली बात तो देखो यार, ऑब्जेक्टिव लेंस की यदि कहानी सुने तो रेज आ रही है इंफिनिटी से, बहुत दूर से, मतलब इंफिनिटी से आ रही है। तो जब बहुत दूर से रेज आ रही होती है तो वो फोकल प्लेन में मिलती है। इमेज कहां बनती है? फोकल प्लेन में। तो ये जो दूर से रेज आ रही है ये फोकल प्लेन में, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी FO। जो फाइनल इमेज बनी है ये डिस्टेंस FO हो जाएगी, FO। और यदि हम नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहते हैं तो फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पे चाहते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी FE। ये वाला जो लेंस है ऊपर से ऑब्जेक्ट है तो ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और ये फिर फोकस पे रखेंगे तो इधर की तरफ इंफिनिटी पे इमेज बना देगा। तो फाइनल इमेज तो उल्टी होगी, बट हम मून को देख रहे हैं उल्टा देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है -FO/FE, -FO/FE। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। FO देखो, इस केस में हम यदि अच्छा मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को ज्यादा लिया जाता है और आईपीस की फोकल लेंथ को कम लिया जाता है, ताकि ये अच्छा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे याद रख सकते हो, इसमें बड़ा अपर्चर बड़ी फोकल लेंथ का होता है, छोटा अपर्चर वाला छोटी फोकल लेंथ का होता है। अच्छा मैग्निफिकेशन हमें मिलता है। FO/FE मैग्नीट्यूड होता है, साइन के साथ लिखेंगे तो -FO/FE होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ क्या आ जाएगी? ट्यूब की लेंथ मतलब दोनों लेंस के बीच की लेंथ, और लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी बेटा L = FO+FE। दोनों का सम आ जाएगा FO+FE। सिंपल। बताओ इसमें क्या है? एक फॉर्मूला है FO/FE माइनस का, और दोनों का सम तो ये आएगा, क्योंकि इंफिनिटी की फोकस में मिलेगी और फोकस वाले को फाइनल इंफिनिटी में बनाना है। हो गया काम। दूसरा एडजस्टमेंट होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो सारा फंडामेंटल सेम है, इंफिनिटी की इमेज फोकस पे मिलेगी तो ये पहली इमेज तो फोकस पे बना देगी, लेकिन हमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनानी, इस बार डी पे बनानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस थोड़ा इसको इधर कम कर देंगे, ये गैप कम कर देंगे, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस रखेंगे ताकि वर्चुअल और डी पर इमेज बन जाए, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसका एक फॉर्मूला अलग, थोड़ा सा अलग आता है, वो याद रखना है। -FO/FE × 1 + FE/D। ये फॉर्मूला याद रखना है, -FO/FE 1 + FE/D। ये याद कर लेना। 1 प्लस, ध्यान रखना, वहां पे D/F आता था, D/FE, यहां FE/D आता है, उल्टा आता है, गड़बड़ मत कर देना।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डी बाई एफ ई आता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, यहां एफ ई बाई डी है। ये गलती मत कर देना, जानबूझ के लिखा हुआ है, गलती से नहीं लिखा हुआ है, यही होता है। ठीक है, यदि लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी हो तो उसके लिए देखो बेटा, ये डिस्टेंस तो एफ ओ हो गई, ये हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? अरे एक लेंस है जिसकी इमेज बननी है 25 सेंटीमीटर पीछे, तो क्या तू सोल्व करके ये नहीं बता सकता कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा होगा? अरे क्या तू सोल्व करके ये डिस्टेंस कितनी होगी यू ई निकाल नहीं सकता क्या? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ पता है, यू पता है, सॉरी यू निकालना है, वी पता है 25 सेंटीमीटर माइनस का आ जाएगा। लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी एफ ओ प्लस यू ई। मतलब जब भी फॉर्मूले के अलावा कुछ चीज यूज करनी होगी तो वो है लेंस। या तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसके अलावा कुछ यूज करना पड़ेगा तो लेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता यहां पे। ठीक है, चाहे सिंपल, चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, कुछ भी हो। बोलो बोलो बोलो, क्लियर? चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं उससे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर का, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहे हैं। एक लेंस को यूज करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है। एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट इमेज विल बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें जरूरत कहां है मुझे ये बता दो, कहीं भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ नहीं है। ये बोल रहा क्या चाह रहा है, ये लो एक लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे, मुझे नहीं पता कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, कुछ होगी डिस्टेंस, यू निकालना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वी इमेज कहां बनेगी? इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। इमेज कितने पे? 25 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। इधर ध्यान रखना, उधर बनेगी, गलती से इधर मत बना देना। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी, वी कितना है? 25, उधर की तरफ है -25, माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ कितना है? 10। सोल्व कर ले, 1 बाई यू इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई माइनस का 25 माइनस 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 25 दूनी 50 माइनस का 50, ठीक है ना, 50, तो 25 दूनी 50, सॉरी माइनस का नीचे ले लिया, माइनस नीचे क्यों ले रहे हो तुम? 50 एलसीएम ले लिया, 25 दूनी 50, 10 5 50, तो u इज इक्वल टू आ गया 50/7 माइनस का, माइनस बता रहा है उधर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है उधर बनेगा, तो कितना आएगा? 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये लो आंसर, ये लो। मतलब कहीं लेंस, सॉरी कहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं है। तो कभी यदि ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ नाम दे दिया और ऐसे क्वेश्चन आ गया तो बेटा लेंस का क्वेश्चन है यार, डरना नहीं है। तुम्हें पता करना है कि u कितना होगा ताकि v 25 सेंटीमीटर पे बने। बस इतना पता होना चाहिए कि हमें 25 इधर बनाना है, इधर नहीं, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेज जो देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट उधर रखते हैं इमेज हमें इधर दिखाई देती है, पीछे ही दिखाई देती है। ये हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा दिमाग, तो अदरवाइज गलत हो जाएगा और ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये करो, ये करो। The maximum magnification that can be obtained with a convex lens of focal length 2.5 सेंटीमीटर। देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अरे यार 1 प्लस डी बाई एफ, ये लो 1 प्लस डी इज 25, एफ इज 2.5, 11 आंसर आ गए। लो बच्चों वाला खेल है भाई, देख रहे हो? करो करो करो, ये करो, ये करो, सोल्व करो भाई। The focal length of objective and eyepiece, eye lens, sorry, focal length of objective और eye lens दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्टिव FO 1 सेंटीमीटर, FE 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स आई नॉर्मल एडजस्टमेंट,
रिलैक्स आई मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। 45 दे रखा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रो, बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इंटू नॉर्मल एडजस्टमेंट में d/f/e। ये दे रखा है 45, तो -v/u इंटू d is 25, f is 5, 45, 5 5 25, 5 नाम 45। तो ये आ गया बेटा हमारे पास -v/u इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्या आ गया? बोला क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है। ले भाई, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है। तो ट्यूब की लेंथ क्या बताई थी? नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो दो लेंस हैं बेटा, दो लेंस हैं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, तो ये वाली इमेज बननी चाहिए फोकल लेंथ पे। कितनी है फोकल लेंथ? 5 सेंटीमीटर। ये तो 5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। बस मुझे कोई बता दे कि v कितना होगा, v नोट। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी v नोट प्लस 5। बस v नोट निकालना है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इसका v पता करना है, फोकल लेंथ दे रखी है, एक रिलेशन ये आ गया। v पता करना है, u यहां से निकाल लो। u नोट कितना आएगा? -v नोट बाई 9। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v, v क्या v को v तो निकालना है, v रहने दो, v नोट माइनस 1/u, u नोट। देखो ध्यान से, u नोट आएगा जो है फॉर्मूले में। एक्चुअल में ये दो v नोट u नोट डिस्टेंस, ये फॉर्मूले में विद साइन है। देख लो, माइनस लगाया ना मैंने, मतलब ये डिस्टेंस वाला चीज होगी। तो u नोट हो गया माइनस का v नोट बाई 9। ऑब्वियस सी बात है, u नोट उधर होना है तो माइनस का तो होना ही था। तो माइनस माइनस प्लस हो गया u नोट बाई 9। तो ये आ जाएगा कितना? 9/u नोट, v नोट, सॉरी 9/v नोट। अरे देखो u नोट जो है इसको रख दिया, उल्टा कर दो, 1/u नोट आ जाएगा 9/v नोट, 9/v नोट। एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यह आ गया 10/v नोट इज इक्वल टू 1। तो v नोट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ये लो, थोड़ा सा टफ है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं टफ नहीं है, लेकिन समझो चीजें यूज क्या हो रही है। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले से रिलेशन आया, फिर बस एक लेंस का यूज करना है। एक रिलेशन तुम्हें दे रखा है v और u में, फोकल लेंथ तुम्हें पता है, तुम्हें बस v निकालना है। क्या लेंस फॉर्मूला लगा कि v निकाल नहीं सकते? v आ गया तो v ये और 5 ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो टोटल 15 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए होगी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो, ये करके दिखाओ। द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का दे रखा है इज 30। ओके, इफ ऑल द लाइट विच पासेज थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डायमीटर 80 ऑल्सो पासेज थ्रू आईपीस। ये लो भाई, टेलीस्कोप है तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है। ये 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है। यहां से जो लाइट आ रही है, सारी की सारी लाइट इसमें से पास कर रही है। ऐसा क्वेश्चन लेंस में किया है, याद हो तो। ये पैरेलल लाइट को फोकस पे भेजेगा और ये फोकस पे आ गया तो ये सीधा पैरेलल कर देगा। तो यदि पूरी लाइट को तुम कैप्चर करना चाहते हो तो जरूरी है कि ये फोकल लेंथ FO वाली हो जाए और ये FE वाली हो जाए, ठीक है। तो ये सारी लाइट यहां भेजेगा और ये सारी लाइट आगे आ जाएगी। तो जितना लाइट है पूरा का पूरा इस डायमीटर में, मतलब एक बड़ा बीम कंप्रेस होके छोटे बीम में आगे निकल जाएगा ताकि हम देख सके उसको। बस
ये 80 सेंटीमीटर है, ये हमें निकालना है, ये डायमीटर हमें निकालना है। अरे ये एंगल यूज करो ना, सिमिलर ट्राइंगल। देखो दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है। तो क्या बताया था, जब ये एंगल सेम हो तो ये और ये डिस्टेंस, मतलब ये साइड और हाइट, साइड और हाइट प्लेन मिरर में समझाया था। तो साइड 80, हाइट FO, साइड D, हाइट FE, ये हो गया। अब और क्या दे रखा है हमें, ये देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें 30 दे रखा है। मैग्नीट्यूड देखो -30 होता है, उल्टी बनती है, जानते हैं। बस जब 30 दिया है तो इसका मतलब समझ जाओ ये FO/FE दिया है, FO/FE 30 है। तो क्या यहां से यूज कर सकते हो, बताओ, तुम ही बताओ। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 को डिवाइड कर दो FO/FE। भाई ये FE ऊपर जाएगा, मतलब FO/FE नीचे से लिखा हुआ है। 80/30, ये कट गया, 8/3 आंसर आ गया, 8/3 सेंटीमीटर। मतलब इसमें लेंस का ही यूज है। ये काम हमने किया है कि एक पैरेलल बीम यदि पैरेलल बीम में ही कन्वर्ट हो जाए तो होगा क्या, ये थोड़ा ज्यादा डायमीटर का बीम होगा और वहां से जब निकलेगा तो सकड़े डायमीटर से निकल जाएगा। ओके, हमने तो कॉन्वेक्स के लिए भी किया, कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए भी किया। ठीक है, तो ये डबल दो कॉन्वेक्स लेंस के वाला क्वेश्चन हो गया। सिमिलर ट्राइंगल यूज करना है बस, और कुछ नहीं। चलो ये करो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंसेज ऑफ टेलीस्कोप आर दिस एंड दिस। FO is 200, FE is 5 centimeter. Maximum magnifying power of the telescope, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तब मैक्सिमम होती है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है, तब मैक्सिमम होती है। क्या होती है, -FO/F, क्या है, माइक्रोस्कोप है क्या, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है ना, -FO/FE 1 + FE/D, रख दो वैल्यू, -FO 200, FE 5, 1 + 5/25, 5 5 25, 6/5, 5 चौक 20, -40 गुना 6/5, 5 8 40, 8 6 48, -48। ये लो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, बस हो गया। वर्ड समझ लो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब नियर पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल। क्योंकि नजदीक इमेज बनेगी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दिखेगा। देखो ये पूछा है 2016 में, पेपर टफ आया था। देखो क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव और आईपीस दे रखा है। FO दे रखा है 40, FE दे रखा है 4। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है। द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, लेंस कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, बताओ भाई। 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, 4 सेंटीमीटर आईपीस की टेलीस्कोप है और ऑब्जेक्ट 200 पे दे रखा है। ध्यान से सुनो, ये लेंस है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस होगी। ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने पे, 200 सेंटीमीटर पे। क्या पूछा है, द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय, ये पूछा है, ये लेंथ पूछी है, ये मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी है। तो एक बात बताओ, ये 40 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक लेंस है, 200 पे ऑब्जेक्ट, कहता है क्या तुम V नहीं निकाल सकते? V क्या होगा, UF/U + F, यही तो होगा। अरे 1/V वाले से ही तो V क्या आ जाएगा, U -200, F 40 प्लस का, -200 + 40 160, -200 गुना 40 बटे -160, 4 चौक 16, 4 5 20, 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, 50 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। ये लो I1 पहली इमेज। अब हम चाहते हैं कि इससे इमेज बने, ठीक है। मस्ट बी सेपरेटेड, कितना होना चाहिए बताओ भाई। ये I1 हो गया। अब ये है 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, इसके फोकस पर इमेज बना दो, इन्फिनिटी इमेज बना देगा। तो ये लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। होने में आंसर एक और हो सकता है, जरूरी नहीं है 54। हम मैग्निफिकेशन जरूर थोड़ा ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला लें, दूसरा भी ले सकते हैं, नियर पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर 50 से ज्यादा आएगा और 54 से उसमें कम आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 50 से ज्यादा हो 54 से कम हो, तो वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 54 तो फिर एक ही आंसर हो जाएगा। ये लो, तो यार तू खुद बता, इसमें कहीं भी इस देखो एक लेंस का फॉर्मूला यूज किया 50 आया, इससे तो ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कुछ सोल्व ही नहीं करना मेरे भाई, समझ रहा है। एक लेंस का फॉर्मूला यूज करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन माने जाते हैं वो लेंस के फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। जो फॉर्मूला बेस आएगा उसको तो तू वैसे ही नहीं छोड़ेगा, पुट करेगा आंसर आएगा। जो फॉर्मूला से घुमाएगा, समझ जाना लेंस का फॉर्मूला यूज होगा, समझ जाना बोल रहा हूं, फिर मत सोचना वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये देखो 2021 में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सही बात है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो लार्ज फोकल लेंथ, अच्छी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, और लार्ज अपर्चर का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर किया जा सके। क्यों यूज किया जाता है उसका कारण, लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेजेस। बिल्कुल सही बात है, अच्छी क्वालिटी की विजिबिलिटी, ज्यादा इंटेंसिटी की इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये बात भी सही है, ज्यादा गैदरिंग पावर होगी तभी तो वो चीज सही हो पाएगी। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड ए बेटर रिजोल्यूशन, सही बात है। तो सारे तो सही है, सारे तो सही है, डी आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो फॉर्मूले बताए वो याद कर लो और लेंस का फॉर्मूला यूज करना सीख लो, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फालतू में अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मन में डर निकाल दो मन से भाई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पूरी रे ऑप्टिक्स हमने कवर कर ली है, पूरी रे ऑप्टिक्स का डर निकाल दो। 4 क्वेश्चन आएंगे, तुम सही करके आओगे, ये गारंटी है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो दिए गए क्वेश्चन उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ओके बेटा, तो ये अपना जो बचा हुआ पोर्शन था रे ऑप्टिक्स का वो था। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।